Hi all of you. So today we will drive all the important derivations of class 11 physics of part 1 in this lecture. और नेक्स्ट में करेंगे हम पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैं कवर करूंगा इसमें। तो आप लोगों को करना क्या है, पेन कॉपी उठाना है और मेरे साथ साथ इन चीज़ों को ड्राइव करना है ताकि ये आपको हाथ के हाथ अभी याद हो जाए और आपका स्कूल एग्जाम के लिए ये टॉपिक सारे तैयार हो जाए। तो इसमें करीब करीब लगेगा 1.5 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे के आसपास, जिसमें सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग करूंगा रोटेशन से, बिकॉज रोटेशन में बच्चे बहुत डाउट फेस करते हैं और डर लगता है लोगों को। तो मैं उससे शुरू करता हूँ, देन वी विल मूव टू ग्रेविटेशन के कुछ प्रूफ देखेंगे। एंड प्रूफ तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ बताऊंगा खाली जो मेजरली इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। एंड देन सेंटर ऑफ मास, वर्क एनर्जी थ्योरम, बैंकिंग ऑफ रोड, सर्कुलर मोशन, देन प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी बातें करी जाएंगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम रोटेशन से बच्चों। तो रोटेशन में अगर बात करें हम, तो आप लोग बस करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना है। ओके। रोटेशन में शुरू करता हूँ, मैं आपके पास ड्राइव करना शुरू करता हूँ उसको टॉक इक्वल टू आई अल्फा से। तो बहुत छोटे छोटे प्रूफ है इसमें। तो अगर ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि कर रहा रोटेट, तो लेट सपोज ये इसका हिंज हो गया, ये इसको फिक्स कर रखा है, क्लैंप कर रखा है, ये घूम रहा है इसके ओर अल्फा से। अल्फा होता है एंगुलर एक्सलेशन। तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आप लिखें साथ में कि ये बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सलेशन अल्फा अबाउट दिस हिंज। लिख दें इसको। तो कंसीडर ith पार्टिकल, तो हमने एक पार्टिकल माना एम आई, मास है इसका, डिस्टेंस इसका आर आई है। तो कंसीडर ith पार्टिकल ऑफ मास एम आई, इस पे जो फोर्स होगी वो हो जाएगी एम इंटू ए, या टॉक लिखो, अगर मैं टॉक होगा इसका आर इंटू एम। ठीक है। तो आर इंटू जिस पे जितनी इस पार्टिकल पे फोर्स होगी, आर प्लस एफ होता है। फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, जितना भी उस पार्टिकल का एक्सलेशन होगा। और जो बच्चों ए होता है सर्कुलर मोशन में, वो होता है आर अल्फा। तो आर उसका डिस्टेंस है उस हिंज पॉइंट से। तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। ये टॉक आएगा उस खाली एक पार्टिकल पे जो कि ith पार्टिकल है। अब इस बॉडी में वैसे वैसे बहुत सारे पार्टिकल है, दिस इज टॉक एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। तो टू गेट द कंप्लीट टॉक, द टोटल टॉक, वी यूज समेशन, वी यूज समेशन। टॉक इक्वल टू समेशन कर देंगे। अल्फा कांस्टेंट है, पूरी बॉडी का फिक्स है वो, तो एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेशन, मतलब है कि एम वन आर वन स्क्वायर प्लस कितना एम टू आर टू स्क्वायर, चलता रहेगा एम एन इंटू कितना आर एन स्क्वायर। एम आर स्क्वायर जो होता है ये पता होना चाहिए, होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, ऐसे ही nth पार्टिकल का। तो टोटल सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आई। आई इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एल, जिस पॉइंट ग्रेविटी घूम रहा है उसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इंटू कर देंगे अल्फा से, तो ये हमको टॉर्क मिल जाएगा। तो ये प्रूव करने के लिए आ सकता है आपके पास। सेम यहीं पे हम हाथ प्रूव कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जो कि होती है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है रोटेशन में। इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए फिर से सेम है, सब कुछ सेम है। कंसीडर, ये आप सेम डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, ये वाला सेम। कंसीडर ith पार्टिकल, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल लिखें आप लोग कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल इट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर बच्चों। और जो वी होता है रोटेशन में वो होता है आर ओमेगा। ओमेगा फिक्स है पूरी बॉडी का। तो ओमेगा स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, ये आ जाएगा एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी किसी एक का है, किसी एक पार्टिकल का। हमें तो पूरा चाहिए सिस्टम का, तो सम कर देंगे फिर से अगेन। तो सबको सम करेंगे तो ये आ जाएगा के टोटल पूरी बॉडी का, ओमेगा स्क्वायर बाय टू। ये फिर से वही चीज है जो यहाँ आई थी, समेशन।
तो ये निकल के पूरी बॉडी का क्या आ गया था, दिस इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको आई बोल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को भी ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। तो ये दो प्रूव हो गए। आई बिलीव कि आप लोगों को ये दोनों क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रूफ है इसमें। अब प्रूफ करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो कि होता है टॉक इक्वल टू डी एल बाई डी टी का बच्चों। टॉक इक्वल टू डी एल बाई डी टी का प्रूफ है। कैसे करना है इसको देखते हैं। तो लिखता हूं मैं। हमें पता है कि एल होता है बच्चों, एल इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एल होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी। आर होता है पोजिशन वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर है। और पी होता है मोमेंटम, जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो डी एल बाई डी टी जो आएगा वो आएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल, बिकॉज आर और पी दो वेरिएबल्स हैं। तो पहले करेंगे डी आर बाई डी टी को, क्रॉस पी को छोड़ देंगे एज इट इज, प्रोडक्ट टूल लगा रहे हैं, प्लस आर को छोड़ देंगे और करेंगे पी को डिफरेंशिएट। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टूल। अब डी आर बाई डी टी जो होता है ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज पोजिशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। क्रॉस पी इज मोमेंटम, जो कि मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ से हम मास को अलग कर दें, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आर क्रॉस, जो ये डी बी बाई डी टी है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पता होना चाहिए ये फोर्स होता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ निकल के आया वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी पता होना चाहिए आपको ये भी, कि ए क्रॉस बी जो होता है बच्चों, ये होता है ए बी इंटू साइन थीटा। थीटा होता है ए और बी के बीच का एंगल। तो अगर मैं पूछे आपसे बच्चों वी क्रॉस बी कितना होगा, तो आप लिखोगे वी, वी इंटू साइन 0 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वी और वी में एंगल तो जीरो ही होगा, दोनों सेम ही हो गए, तो जहाँ वी वहाँ दूसरा वी, एंगल जीरो हो जाएगा दोनों में, तो साइन जीरो जीरो होता है। दैट मीन्स कि ये जो टर्म दिख रही है आपको, ये पूरी टर्म जीरो होगी। दैट मीन्स ये आ जाएगा आर क्रॉस एफ। और जो बच्चों आर क्रॉस एफ होता है, दैट यू मस्ट नो कि ये होता है हमारे पास टॉर्क। तो ये टॉर्क निकल के आ गया डी एल बाई डी टी। तो ये एक तरह का प्रूफ और हो गया। प्रूफ नंबर 3 हुआ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ अब इसमें हम और भी चीजें प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ मास का प्रूफ भी आता है, कि सेंटर ऑफ मास को प्रूव करें। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है, एक और ऑब्जेक्ट है मास इसका m2। लेट्स सपोज इनके बीच में गैप जो है वो डिस्टेंस वो d है, और जो सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का वो कहीं यहाँ पे है। सेंटर मास होता क्या है, अगर पूछेगा तो बोल सकते हैं ये एक पॉइंट हो सकता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, जहाँ पे हम सपोज करते हैं उस बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। तो ये हमारा डिस्टेंस, लेट्स सपोज ये हो गया कुछ r, तो ये हो जाएगा d माइनस r। अब लेट्स सपोज ये हमारा हुआ ओरिजिन। अब सेंटर मास होता क्या है बताया, डिफाइन किया हमने। सेंटर मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी का टॉक, पूरी बॉडी के हर मास का कोई पॉइंट मास हो, कुछ भी हो, उसका सबका टॉक जीरो होता है, सारे वेट का टॉक जीरो होता है। तो अगर m1 दो मास का सिस्टम है, तो इस पे वेट लग रहा है कुछ m1g, यहाँ लग रहा है m2g। तो अगर मैं टॉक लिखूं सेंटर मास के अबाउट बच्चों, तो टॉक होता है, अभी देखा आपने, टॉक होता है r इंटू एफ होता है। तो जो डिस्टेंस है सेंटर मास से इसका, इस फोर्स का हो जाएगा r ही मान लिया हमने, तो r इंटू m1g हो जाएगा, माइनस d माइनस r इंटू m2। और ये नेट टॉक दोनों से जीरो, इसका टॉक का डिस्टेंस होगा d माइनस r। करेक्ट। अब साथ में एक बात ये है कि जो टॉक है अपोजिट है,
अगर सेंटर ऑफ मास से देखें तो ये वेट इसको ऐसे खींच रहा है इस तरफ, और ये जो वेट है m2g इसको ऐसे खींचा, दोनों इसको अपोजिट सेंस में खींच रहे, नेगेटिव कर दिया, इक्वल टू जीरो किया, बिकॉज सेंटर मास का मतलब ये होता है कि टॉर्क जीरो। तो इससे आएगा r m1g इज इक्वल टू d माइनस आर इंटू बच्चों m2g। इससे g से g कैंसिल हो गया, r निकल के आएगा dm2 अपॉन m1 प्लस m। तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस आ गया m1 से, करेक्ट। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला। तो हमें निकालना है फॉर्मूला ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन हो गया। लेट सपोज m1 जो है ओरिजिन से वो है, दूरी इसकी है x1, और जो दूरी दूसरे वाले की है वो है x2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा ओरिजिन से? तो हम लिख सकते हैं कि वो भाई सर वो x1 प्लस आर होगा कुछ। x1 तो ये रहा, और ये डिस्टेंस r हो गया। r हम निकाल चुके हैं, पुट कर लेते हैं। तो डी m2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। हाँ, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस कितना, m2 x1 प्लस डी m2 अपॉन m1 x1 प्लस m2 हो जाएगा d प्लस x1। हम d प्लस कितना x1 है, d ये डिस्टेंस था बच्चों, दिस वाज d, दोनों मास के बीच का। d प्लस x1 कितना होगा, ऑब्वियसली लिख रहा है x2 बराबर होगा, तो इसको आप पुट कर सकते हैं x2 से। तो m1 x1 प्लस कितना, m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा सेंटर मास का फॉर्मूला आ सकता है। ये दो के लिए नहीं जनरलाइज कर सकते, तो सम के लगाता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे सबके लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर मास को ड्राइव किया जा सकता है। प्रूफ हो सकते हैं और भी बहुत सारे, जैसे कि कोई आपसे बोले कि भाई ये प्रूफ करो, वर्क डन इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये भी कर सकते हो आसानी से। कैसे? तो वर्क डन जो होता है बस वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट सपोज फिर से ये कोई बॉडी है, ये कोई हिंज मान लेते हैं, इस पे ये किसी ऑब्जेक्ट पे डिस्टेंस इसका आर है, इस पे लग रही है कोई फोर्स जो कि इसे घुमाएगी, तो घुमा दिया है इसने इसको डी थीटा से। तो लेट लिखो आप कि लेट दिस पार्टिकल या दिस बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय डी थीटा, से घुमा दिया इसको, इज रोटेटेड बाय डी थीटा, दिस बॉडी इज रोटेटेड बाय डी थीटा। तो जो फोर्स हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, हो जाएगा एफ इंटू ये डिस्टेंस ये होगा डी आर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो होती है आर्क लेंथ होती है बच्चों, आर्क लेंथ, अगर ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो लेंथ होती है ये वाली, ये होती है आर डी थीटा। जो डी एस है वो हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, तो हो जाएगा आर इंटू एफ इंटू डी थीटा। अब जो आर इंटू एफ है, ऑब्वियसली ये आर इंटू एफ टॉर्क होता है, तो ये आ जाएगा टॉर्क डी थीटा, ये डी डब्ल्यू आ गया। इसको आप फर्दर चाहें आगे, तो इसको आप टाइम से डिवाइड कर दें, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर, और डी थीटा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी, तो टाउ ओमेगा भी होता है। तो ये सारे प्रूफ यहाँ पे किए जा सकते हैं, इनको आप इजीली कर सकते हो। तो ये 5-6 प्रूफ हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इन सब में से कोई ना कोई प्रूफ आपके पास आ सकता है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारे प्रूफ आप कंटेस्ट कर लें और इन सब में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ओके, नाउ ये क्या होता है? तो अगर मैं लिखूं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन in displacing a particle by ds, the action of force
एफ डी एस। तो ये होता है हमारा वर्क डन। अब जो फोर्स होता है बच्चों, एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, और ए होता है वी डी वी बाई डी एस। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, मैथमेटिक्स से आता है, वी डी वी बाई डी एस। तो एफ इंटू जो डी एस होगा वो हो जाएगा एम इंटू वी इंटू डी वी, एम इंटू वी इंटू डी। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट टोटल वर्क के लिए। तो वी डी वी कितना, या वी की पावर वन है, तो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन डी एक्स का होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स का होता है बच्चों, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन कितना, एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा एम वी टू अपॉन टू, लिमिट्स यू से लेकर वी तक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल कितनी है, एम वी स्क्वायर बाय टू माइनस यू स्क्वायर बाय टू, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये हाफ एम वी हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क। तो एक प्रूफ हमारा ये हुआ। तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है जो आपको लगता है कि आप इजीली कर पाएंगे। नाउ आगे चलते हैं इसके, और हम बात करते हैं इसमें आगे। अ, हाँ, सर्कुलर मोशन की। मैं बहुत रैंडम कर रहा हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जल्दी कवर हो जाए। तो इसमें केस होते हैं, पहला केस होता है टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन अ लेवल रोड। लेवल रोड पर टर्न लेना व्हीकल कैसे होगा, तो मतलब एक रोड है सिंपली जो कि कोई इंक्लाइन नहीं, ऐसा कुछ रोड है जो रोड पे, जैसे कि आप अपनी स्ट्रीट के बाहर मूव कर रहे हैं, गली के बाहर मूव कर रहे हैं, जो सामने गली जा रही है आपके या पीछे जा रही है, और वहां पर जाके रोड कहीं मुड़ जाता है तो रोड मुड़ जाए सिंपली, तो वैसा कुछ रोड है, लेवल रोड है, इंक्लाइन नहीं है। ऐसा नहीं कि बाल्टी की तरह इंक्लाइंड है या फिर कोई फ्लाईओवर है इंक्लाइंड, ये लेवल रोड है। या कोई व्हीकल है, कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई व्हीकल, कोई कार है जो टर्न ले रही है किसी स्पीड वी से। तो अगर देखें इस व्हीकल पे, तो इस व्हीकल पे ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, जमीन से ऊपर आसमान की तरफ, जमीन देगी इसको, नीचे लग गया अर्थ की तरफ ग्रेविटी। ये दो फोर्स है, और अगर ये टर्न ले रहा है दैट मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एज व्हीकल इज टेकिंग टर्न इट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। चाहिए फोर्स, कहाँ से आएगी फोर्स? ये ऑब्वियसली कोई जो फोर्स मौजूद है यहाँ पे वही ये फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे नॉर्मल एमजी तो सेंटर की तरफ लग ही नहीं सकते, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें सेंटर की तरफ चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही फोर्स जमीन पे, जैसे आप टर्न लेते हैं तो आपके टायर घूमते हैं, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन ही है जमीन पे जो लग सकता है सेंटर की तरफ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन सेंटर लग जाता है। सो फ्रिक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होना चाहिए, बिकॉज एम वी स्क्वायर बाय सेंटीमीटर फोर्स। नाउ वी नो कि एफ जो होता है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन होता है। एन जो यहाँ पे होगा, एन लग रहा है ऊपर, वेट लग रहा है नीचे, तो एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी होगा। और फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं, बराबर है इसके, पुट कर लेते हैं इसके बराबर, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर आया म्यू एस आर जी, तो वी आया लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। तो ये म्यू एस इसलिए लिखा क्योंकि स्लाइडिंग ही होनी चाहिए इसकी, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक गाड़ी फिसलेगी नहीं। तो ये एक तरह से स्पीड इससे कम होनी चाहिए, अगर स्पीड इससे कम है तो वो सेफली टर्न ले लेगा। अगर आपने स्पीड इससे बढ़ाई तो आपके गाड़ी के टायर, जो बाइक के टायर है वो स्किड करेंगे और स्किडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप गिर सकते हैं, कुछ हो सकता है, वियर टियर हो जाए टायर को भी। लेकिन इससे कम स्पीड होगी तो ये होगी, तो मैक्सिमम जो सेफ स्पीड है
हो जाएगी म्यू आर जी। इसको आप लिखे, फिर इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो इसके आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं इसमें बैंकिंग ऑफ रोड की। ये तो रोड लेवल रोड थे, अब रोड बैंक हो सकते हैं। तो बैंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में जरूर आता है। नो, ये एक रोड है जो इंक्लाइंड है, ऐसा कुछ थीटा एंगल पे, और ये व्हीकल है एम मास का जो टर्न ले रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रोड है जैसा जस्ट लाइक बकेट, जस्ट लाइक डेथ वेल, और व्हीकल यहाँ रखा हुआ है। तो ये ऐसे कुछ चल रहा है, ऐसे टर्न ले रहा है ना। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे ड्रॉ कर रखा है। तो इंक्लाइंड प्लेन पे फिसल नहीं रहा, ये एक बकेट टाइप है, यहाँ भी कुछ ऐसा होगा और ऐसे टर्न ले रहा है कुछ। करेक्ट। तो हमने खाली इसका एक साइड ड्रॉ किया है, इस पे घूम रहा है तो ऐसा कुछ सर्कल में घूम रहा होगा। ये सेंटर होगा कुछ इसका। तो यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मल जो कि रोड देगा इसको, ये लगेगा वेट। करेक्ट। अब सर्कुलर मोशन का एक बेसिक रूल होता है, सर्कुलर मोशन में हम फोर्स को ब्रेक करते हैं हमेशा सेंटर के पैरेलल और सेंटर के परपेंडिकुलर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं करते। तो इसमें हम हमेशा फोर्स को ब्रेक करते हैं सेंटर के पैरेलल और सेंटर के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ब्रेक करूं इन दोनों फोर्स को बच्चों, तो आई विल ब्रेक नॉर्मल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल है तो ये भी थीटा हो जाएगा सिमिलरली। तो ये होगा एन कॉस थीटा, ये होगा एन साइन थीटा। करेक्ट। तो जो एन कॉस थीटा है, ये व्हीकल टर्न ले रहा है लगातार उसी हाइट पे, हाइट ऊपर नीचे नहीं हो रही, मतलब जितनी इसमें ऊपर फोर्स है और उतनी ही नीचे फोर्स है, बराबर होगा। पहली इक्वेशन। और जो एन साइन थीटा है, अब लिखेंगे कि एन साइन थीटा is acting towards center, so it will provide centripetal force. N sin theta must be equal to what? M v square by r, इक्वेशन नंबर 2। दोनों कर दे डिवाइड, तो टेन थीटा आ जाएगा n sin थीटा अपॉन n cos थीटा मस्ट be इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू एन। तो टेन थीटा इक्वल टू आएगा ये वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर आएगा आर जी टेन थीटा, तो वी आ जाएगा रूट आर जेन थीटा। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ मैंने एक बात पॉइंट कर सकते हैं, फ्रिक्शन नहीं माना, क्योंकि हमने ये केस लिया है विदाउट फ्रिक्शन।
विदाउट फ्रिक्शन। दैट मीन्स कि बिगर फ्रिक्शन की भी व्हीकल टर्न ले सकता है किसी बैंक रोड पे, अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली इतनी हो तो। आर यहाँ रेडियस है उस कर्व का, जी ग्रेविटी और एंगल थीटा। इससे कम ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन विल कम इनटू एक्शन, फ्रिक्शन लगना ही जाएगा। तो ये विदाउट फ्रिक्शन है, ये भी डेरिवेशन में। अगर आपकी स्पीड बढ़ी इससे ज्यादा, लेट्स सपोज आपकी स्पीड ज्यादा हो गई किससे, आर जी टेन थीटा, तो क्या होगा। तो मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई, तो आप अगर कोई आप खुद चेक कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, कभी किसी टर्न लेने टाइम आपकी स्पीड ज्यादा हो गई, तो उस समय आप रोड के बाहर स्किड कर जाते हैं। रोड छोड़ के अगर आप किसी टर्न ले रहे हैं तो आप हो सकता है रोड के बाहर ही गिर जाए, स्लिप कर जाए। तो यहाँ जो हमारा ये व्हीकल है वो जो टर्न ले रहा है, तो इसकी टेंडेंसी हो जाएगी, तो लिख सकते हैं कि इन दिस केस, अब लिखे मैं लिखवा देता हूँ, इन दिस केस द व्हीकल हैज टेंडेंसी टू स्किड आउटवर्ड, सो फ्रिक्शन विल एक्ट इनवर्ड। तो फ्रिक्शन जैसे ही दिखेगा कि भाई रोड फिसलने वाला है, स्पीड गड़बड़ हो गई, फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन का काम ही है कि रोड पे बंदे को बचाना, स्किडिंग ना हो। तो ये बाहर फिसलेगा तो अंदर लग जाएगा फ्रिक्शन, नॉर्मल वही लगेगा, एमजी वही लगेगा, बाकी सब कुछ सेम है, वही सर्कल है। बस इस बार कंपोनेंट फोर्स के भी होंगे, और तो ये एंगल थीटा हो गया, ये भी थीटा होगा, एक आएगा ये एफ कॉस थीटा, ये आएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली फॉर नॉर्मल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये वाला होगा एन साइन थीटा। अब अगर बैलेंस करें तो लिख सकते हैं कि भाई एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये दोनों ही लग रहे हैं सेंटर की तरफ, तो दिस विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमको लिखना पड़ेगा, दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। और पुट कर सकते हैं एफ के बदले यहाँ पे म्यू इंटू एन, एन साइन थीटा प्लस म्यू इंटू एन कॉस थीटा मस्ट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सिमिलरली ये व्हीकल उसी हाइट पे टर्न ले रहा है, दैट मीन्स कि जो अपवर्ड फोर्स है दैट मस्ट बी बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्स, तो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ को मैं पुट ही कर लेता हूँ सीधा यहाँ पे, म्यू एन साइन थीटा प्लस एम जी, तो इसको इधर ले आते हैं, तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। आई बिलीव कि दोनों क्लियर हो गया, आपको ज़्यादा चीज़ याद नहीं कर पाएंगे, याद आपको समझना ही पड़ेगा, तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोनों को डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, तो एन कट जाएगा, बचेगा ऊपर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी आएगा आर जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का रूट। अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, कॉस थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर दें और नीचे भी डिवाइड कर दें कॉस से, तो ये बन जाता है हमारे पास आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा। तो बिकॉज ये कॉस है तो ये यहाँ भी कॉस आ जाएगा, तो कॉस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, यहाँ भी कॉस आ जाएगा तो कट जाएगा ये। तो ये एक तरह से स्पीड बढ़ते बढ़ते ये है मैक्सिमम स्पीड जिस पे फ्रिक्शन बचा लेगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई इससे, तो आप स्लिप कर जाओगे, आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी, टायर स्किड कर जाएंगे, और आपको डैमेज हो सकता है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो दिस इज द मैक्सिमम स्टेज स्पीड। ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, ड्राइव करो। केस टू हो सकता है कि अगर आपने स्पीड अपनी कम कर ली, मतलब आपकी स्पीड कम हो गई, तो हो सकता है आप रोड के अंदर ही गिर जाए। मतलब अगर आप किसी टर्न पे टर्न ले रहे हैं, कोई मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा है और उसने अपनी स्पीड बिल्कुल ही स्लो कर दी, तो हो सकता है वो चलाता हुआ रोड के अंदर ही गिर जाए। तो इन दिस केस आप लिख सकते हैं कि इन दिस केस फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड बिकॉज व्हीकल है टेंडेंसी टू स्लिप इनवर्ड, तो फ्रिक्शन जो है लगेगा आउटवर्ड, तो खाली ये बदलाव होगा। तो इसको देखें सेंटर, फिर से वही, फिर सेंटर वही, फिर वही नॉर्मल,
फिर वही एंगल्स, एफ कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा। बैलेंस करेंगे फिर से अपवर्ड डाउनवर्ड को, तो बचेगा एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और सेंटर की तरफ है साइन थीटा, सेंटर के अपोजिंग एफ कॉस थीटा, तो एफ उल्टा हो गया एक्चुअली। पहले एफ नीचे था ऊपर लग गया, पहले तो लेफ्ट में राइट में हो गया। एफ एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। और आप इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2/1 करेंगे, तो आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा जो यहाँ मिल रहा था, मिनिमम स्पीड। आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो कि निकल के आएगा आर जी। रिजल्ट याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ आता है, बस आप ये मान लें कि इस रिजल्ट में अगर आप म्यू के बदले पुट कर दें माइनस यू, अगर आप यहाँ पे म्यू के बदले पुट कर दें माइनस म्यू, तो रिजल्ट सेम मिल जाता है। तो ये हमारा है मिनिमम सेफ स्पीड। तो इससे कम और इससे ज्यादा इनके बीच में होना चाहिए, तो ही बच सकते हो। और इसको कम ज्यादा हो गए तो आप फ्रिक्शन आपका हाथ छोड़ देगा और आपका एक्सीडेंट हो चुका होगा, आप घायल हो जाएंगे। तो अब ये बातें खत्म हुई। अब एक दो हम जरा प्रूफ देखते हैं, अप्रूव करते हैं प्रोजेक्टाइल को एक बार, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स प्रूव प्रोजेक्टाइल। आपने ये प्रोजेक्टाइल फायर किया यू स्पीड से, जो कि ऐसे गया और टकराया, थीटा एंगल पे आ गिर गया। ठीक है हमने, इस केस में हम कंबाइन करते हैं, हमेशा मानते हैं कि ये एक्स है और ये वाई, ये एक्सिस हो गई एक्स वाई। तो कंबाइन किया जाता है, और पता होना चाहिए अगर कोई भी चीज ये फोर्स एफ है और ये एंगल थीटा है, तो आप इसको रेक्टेंगुलर कंपाउंड में तोड़ सकते हैं, एक रेक्टेंगल में बांट सकते हैं इन सबको। तो ये जो थीटा के साथ वाला है बेस जो है, वो होता है एफ कॉस थीटा, और जो ये हाइट है परपेंडिकुलर, ये होता है एफ साइन थीटा। सिमिलरली अगर यू है तो दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो जो कंपोनेंट हमने किए, जो एक्स में फोर्स है बच्चों, वो होगा यू कॉस थीटा, और जो वाई में कंपोनेंट है फोर्स की वेलोसिटी, वो हो जाएगा यू साइन थीटा। तो ये दो बातें क्लियर है। अब बात करते हैं एक्सलेशन की, ये तो वेलोसिटी थी। तो जो एक्सलेशन है वो होती है किसी फोर्स की वजह से। तो फोर्स इस प्रोजेक्टाइल पे जब ये मूव कर रहा है, तो हमने एयर को नहीं मान रखा, एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग नहीं है, सिर्फ एक फोर्स है, वो है ग्रेविटी, जो कि लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो ए वाई है वो हो जाएगा माइनस जी, नीचे की तरफ है इसलिए लिखा। और एक्स में कोई एक्सलेशन नहीं होता, यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो ए एक्स होता है जीरो। एक जीरो क्या मतलब है, मतलब एक्स में पार्टिकल एक्सलेट ही नहीं कर रहा, मतलब एक्सलेट ही नहीं करेगा तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं, मतलब थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो एक्स में है वो सेम रहने वाली है। स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी, यू कॉस थीटा, हमेशा कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा। यहाँ भी कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा, कहीं भी निकालोगे यू कॉस थीटा रहेगी बच्चों, हमेशा ऑलवेज। हाँ, बदलाव वाई में होगा, बिकॉज वाई में क्या लग रहा है, एक एक्सीलरेशन लग रहा है, तो वाई की और भी नेगेटिव, तो वाई की वेलोसिटी कम होती जाएगी। ओके, अब हम ड्राइव करते हैं इसमें कुछ चीजें, जैसे कि पहले ड्राइव करते हैं मैक्सिमम हाइट, जैसे कि ये। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा कितना रहेगा यू कॉस थीटा। लेकिन वाई कंपोनेंट जो लिखा है आपने, ये लगातार कम होगा, बिकॉज ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसको। तो ये कम होते 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 किसी टाइम पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है वाई का, ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज वाई हाईएस्ट पॉइंट होगी, उसके बाद नीचे गिरने लग जाएगा, वेलोसिटी अपोजिट हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as, अगर मैं इसको वाई में लगा दूं, तो वाई में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कब हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया आपने, यू इनिशियली था हमारे पास यू साइन थीटा,
का स्क्वायर कर दिया। ए वाई होता है जी, एस वाई जो मूव किया इसने वाई में मूव किया, जितना वाई एक्सिस में वो किया एच। तो जो एच एम है वो निकल के आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हमारी आगे मैक्सिमम हाइट। अब बात करते हैं इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम के लिए भी ये लगाते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। फिर से अप्लाई कर लेते हैं, इस पॉइंट से ए से लेकर बी तक को अप्लाई करते हैं। तो ये भी हमने ए टू बी अप्लाई किया था, तो ए टू बी अप्लाई कर देंगे, तो वाई में अप्लाई करते हैं टाइम निकालने के लिए भी। तो वाई में जो स्पीड है फाइनली बी पॉइंट पे वो जीरो है। यू वाई था इनिशियली यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा, तो टी आएगा हमारे पास यू साइन थीटा बाई जी। ये जो टाइम निकाला है ये टाइम है सिर्फ ए से बी तक का, टॉप तक का। अब बी से सी भी आएगा, तो हम बोलते हैं इसमें अब ऐसे यहाँ पे आगे कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने का है उतना ही टाइम नीचे आने का, दैट मीन्स कि टोटल टाइम है वो हो जाएगा 2t, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। सेम ड्राइव करते हैं रेंज। रेंज मतलब ये ये डिस्टेंस कितना दूर गिरेगा, किसी बॉम्ब को फेंका तो बॉम्ब कितना दूर गिरेगा वो रेंज है। तो रेंज को पूछता है तो हम बोलेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग हॉरिजॉन्टल बाय द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज के लिए क्वेश्चन लगाते हैं एक्स में, तो अप्लाई करते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस चाहिए इसलिए एक्स में लगाते हैं। तो जो एक्स में स्पीड है वो है यू कॉस थीटा। जो टाइम लगा है इसको गिरने में यहाँ तक, वो टोटल टाइम ये रहा, तो 2u साइन थीटा बाई जी। ए एक्स होगा जीरो, तो निकल के आएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा बच्चों कॉस थीटा बाई जी। ये जो टर्म दिख रही है आपको ये होती है साइन 2 थीटा। ये है हमारी रेंज का फॉर्मूला। तो इसमें हम कुछ बातें याद भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि रेंज इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री में फेंकोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। दूसरी बात, रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्कूल में आ सकता है वैसे तो एंगल्स, दैट इज जितनी रेंज 30 पे आएगी उतनी 60 डिग्री पे आएगी। जितनी रेंज अगर आप एक को फेंके 20 डिग्री पे और एक को फेंके 70 डिग्री पे, तो रेंज दोनों की सेम ही आएगी, दोनों बराबर दूरी पे गिरेंगे हमेशा, अगर सेम स्पीड हो तो ये दो पॉइंट से ये पूछा सकते हैं आप। तो ये कुछ इसके प्रूफ थे, तीन प्रूफ किए हमने इसमें, एच आर और टी निकाला। एक प्रूफ और होता है जिसमें हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये जो जा रहा है इसका पाथ क्या है, इसके पाथ का लोकस क्या है, इसको भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसको निकालने के लिए हम सिंपली पहले लगाते हैं क्वेश्चन एक्स में। एक्स था यू एक्स टी प्लस कितना, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर था बच्चों, करेक्ट। तो ए एक्स तो होता ही नहीं कुछ भी, यू एक्स था यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हमारा एक्स आया, टी निकल के आया ऐसे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, किसी भी टाइम पे निकाल लिया हमने। सेम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन वाई में, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई था बच्चों यू साइन थीटा, चेक कर सकते हैं, टाइम निकाल चुके हैं, इसको पुट कर लेते हैं एक्स बाई यू कॉस थीटा। ए वाई होता है जी और टाइम होगा एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इससे यू से यू कट गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोल देते हैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइम। इसको हमने ए मान लिया, ये ए है पूरा, और जो पूरी ये टर्म दिख रही है आपको इसको हमने बी मान लिया। तो ये जो इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है पैराबोला की।
दैट मीन्स ये जो ग्राफ आपके पास था प्रोजेक्टाइल का, ये जो इक्वेशन है ये हो सकता है सर्कल होता या एलिप्स होता, लेकिन ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, जो पाथ है, ये कर्व है, ये कर्व एक पैराबोला है। ये स्कूल में प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो ये हमने प्रूफ किया कि ये पैराबोलिक कर्व में घूमता है। तो ये था प्रोजेक्टाइल की एक डेरिवेशन। ठीक है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। मैं जरा एनसीईआरटी चेक कर लूँ कि और कौन कौन से प्रूफ है इसमें जो आ सकते हैं। ओके, नाउ मैं बात करते हैं उसके आगे जाके जी ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन में कुछ प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक प्रूफ हुआ हमारा वेरिएशन ऑफ जी के बारे में, एक प्रूफ हुआ एस्केप वेलोसिटी के बारे में, और एक प्रूफ हुआ हमारे पास सैटेलाइट के बारे में। तो हम पहले बात करते हैं वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। जी मतलब ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसे वेरी करती है, दिस इज एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है। तो पूछे क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक्सलेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट नियर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला निकालते हैं इस पे एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे क्या होता है, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है बच्चों। तो ये हमारा अर्थ हुआ, इस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, और ये हमारी अर्थ हुई, अर्थ का मास क्या मतलब मान लेते हैं, ये डिस्टेंस इसका r है। तो जो हम लिखे फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन m ड्यू टू अर्थ होगी G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो अगर मैं फोर्स अपॉन मास कर दूं, नीचे ले आओ उसको, पर फोर्स पर यूनिट मास ही तो होता है एक्सलेशन, इसी को हम जी बोलते हैं। तो यही जी होता है, G m/r²। ये होता है अर्थ सरफेस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे जी की वैल्यू जानते हैं आप लोग, 6.67 10⁻⁻11। एम होता है मास ऑफ अर्थ, और आर द रेडियस। अगर सारी वैल्यू पुट करें तो निकल के आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई पूछता है कि भाई ये तो अर्थ सरफेस पे है, अगर हम अर्थ से ऊपर चले जाएं तो कितनी ग्रेविटी होगी, अर्थ के नीचे घुस जाए तो कितनी ग्रेविटी होगी, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसमें एट हाई टच। अर्थ सरफेस से हम एच ऊपर निकल गए, यहाँ पे कितनी ग्रेविटी है। तो सिंपल एक रूल होता है कि जहां भी ग्रेविटी निकालनी है आपको, अब एक उस पॉइंट पे एक स्फीयर सा ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी स्फीयर मान लिया हमने। तो जो फॉर्मूला जी का होता है, जो जी डैश होगा, जी डैश इस पॉइंट पे ग्रेविटी हुई, दैट इज होगा जी, जितना उस स्फीयर के अंदर मास है वो सारा मास ही है, अर्थ का पूरा मास उसके अंदर आ रहा है बिकॉज बाहर निकाल रहे हैं, अपॉन आर स्क्वायर। आर होता है यहाँ पे सेंटर से कितना डिस्टेंस है अर्थ की, डिस्टेंस। तो ये आर था, ये एच है, ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल। यहाँ से मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा 1 + h/r का होल स्क्वायर। अब जो Gm/r² है, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो अर्थ सरफेस पे होती है, इसको मैं जी बोल देता हूँ। तो जी आ गया 1 + h/r का होल। हमने रिप्लेस कर दिया स्मॉल जी को Gm/r²। तो ये हमारा सरफेस पे ऊपर आ गया एच हाइट पे, एच यहाँ पे हाइट है सरफेस से। ठीक है। अब यहाँ लगाते हैं मैन्युअल थ्योरम, ये पता होना चाहिए कि अगर एच बहुत 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 छोटा है आर से, मतलब मान लो कि आपने मूव किया रेडियस का 1000 गुना कम, मतलब आर होता है 6400 किलोमीटर,
आपने अर्थ से मूव किया ऊपर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो क्या चेंज होगा? तो अब एक प्रॉपर्टी होती है बाय बाइनोमियल थ्योरम कि अगर कहीं पे एवन प्लस एक्स की पावर एन है और एक्स बहुत छोटा है वन से, तो ये हो जाता है वन प्लस एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं आर मान लूँ बहुत बड़ा है, तो एच बाय आर बहुत बहुत छोटा होगा वन से, तो जो वन प्लस एच बाय आर है, इसको लिख दें आप ऐसे कुछ कि जी डैश इक्वल टू जी वन प्लस एच बाय आर की पावर -2। अब यहाँ ये लगा दे प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत कम है, तो ये वन प्लस एन एक्स हो जाता है, एन पावर यहाँ जाती है, तो ये यहाँ पे ग्रेविटी हो जाएगी। तो ये अर्थ के अंदर होती है, सरफेस बाहर होती है, सॉरी। और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो तो ऊपर वाला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो है जब एच बहुत छोटा हो। तीसरा, इनसाइड अर्थ या एट डेप्थ, मतलब अर्थ सरफेस के, अब हम अंदर चले गए नीचे, डी नीचे, तो फिर से वहां पे हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। तो हमें बताया कि जो जी होता है वो होता है कि जी एम, जितना उसके अंदर मास आ रहा है अपॉन डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस, जो ये बचेगा, ये पूरा तो आर ही था, तो ये बचेगा बच्चों, ये बचेगा आर माइनस डी का स्क्वायर, ये ग्रेविटी होगी। तो यहाँ पे एक पंगा है कि हमें अर्थ के अंदर वाला मास निकालना पड़ेगा, उस स्फीयर के अंदर जो हमने डॉटेड से ड्रॉ किया है, ये मास चाहिए होगा। वो कैसे निकाले? तो मान लेते हैं कि एज्यूम किया हमने, एज्यूम, अब लिखेंगे कि एम डैश इज द मास इनसाइड द इमेजरी स्फीयर अर्थ टू बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, कि अर्थ की डेंसिटी सेम है हर जगह पे, हर लेयर में सेम डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कितना, पूरे का मास अपॉन पूरे का वॉल्यूम अपॉन अंदर वाला छोटा स्फीयर का मास अपॉन छोटे स्फीयर का वॉल्यूम। तो 4 पाई सब कट गया है, तो एम डैश निकल के आया बच्चों आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एम। डेंसिटी सेम कर दी हमने बाहर वाले स्फीयर के अंदर वाले स्फीयर की। पुट कर लेते हैं जी अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू मास। इससे ये टर्म कट जाने वाली है, क्यूब कट जाएगा स्क्वायर से, ये बचेगा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाई आर। हमने आर क्यूब को अलग अलग कर दिया, आर स्क्वायर को अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया। अब जो ये टर्म है इसको बोलते हैं जी, इसको आप वो कर दें, सेपरेट कर दें नीचे फ्रैक्शन को, तो ये निकल के आता है। तो ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है कि अर्थ से जब तुम डी नीचे जाओगे तो ग्रेविटी कैसे वेरी कर रही होगी। और जो ग्रेविटी का ग्राफ होता है ये भी पता होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया सेंटर अर्थ का, सरफेस हो गया कि जैसे जैसे आप बाहर निकलते हो अर्थ के सेंटर से जाते हो, सेंटर से बढ़ते हो बाहर की तरफ, तो सब ग्रेविटी बढ़ती रहती है और सरफेस पे आके मैक्सिमम हो जाती है, सरफेस हो गया। उसके बाद ग्रेविटी फिर से कम होती है, खत्म हो जाती है कुछ किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर बाद, 1000 किलोमीटर बाद। तो ये हमारा ग्रेविटी का प्रूफ हुआ। हम इसमें अब एकदम प्रूफ और कर लेते हैं। जैसे कि हाँ, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो है स्केप वेलोसिटी के बारे में। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, मैं डिफाइन कराता हूँ। मिनिमम स्पीड गिवन टू ए पार्टिकल एट अ सरफेस so that it escapes to infinity beyond the earth gravity। तो अर्थ सरफेस से कितनी कम से कम स्पीड से फेंके कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार ही कर ले और इन्फिनिटी पहुंच जाए। तो हमने उस स्फीयर को, जो अर्थ था, इस पे एक मास को स्पीड दे दिए कुछ, ताकि ये पार करता हुआ पहुंच जाए कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और वहां जाके बेशक वो रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे को इतनी स्पीड दे दी है कि बस ग्रेविटी पार करके बेसिक रुक जाएगा, वहाँ पे इन्फिनिटी भेज दे उसको। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम पहले डिफाइन करते हैं, देन हम लिख करते हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना होगा यू इनिशियल प्लस के इनिशियल मस्ट इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर्मूला होता है उसका, अगर ये मास एम है, अर्थ का मास एम है, डिस्टेंस ये आर है, तो फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय आर। जो काइनेटिक दिए वो दिए हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे, फाइनली इन्फिनिटी पे तो बहुत दूर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। वन बाई इन्फिनिटी जीरो होता है, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होगी, लिख देना आप कि एज इट इज फार डिस्टेंस अवे, तो इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होगी। प्लस काइनेटिक कितनी होगी, काइनेटिक में जीरो होगी, बिकॉज हमको बस पहुंचाना है वहां पे, वहां जाके उसको मूव नहीं कराना स्पेस में, स्पेस में पहुंच जाए, बाकी हमें मतलब नहीं है, मिनिमम स्पीड देनी है, तो काइनेटिक जीरो मान लिया। तो लिखेंगे आप कि वी विल ओनली दैट मच स्पीड सो दैट इट जस्ट रीचेस इन्फिनिटी, एंड आफ्टर दैट रीचिंग इन्फिनिटी इट कैन बी एट रेस्ट, तो रेस्ट में मान लिया। तो ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर। इससे ही एम से एम कट गया, तो वे निकल के आएगा अंडर रूट टू जी एम बाय आर। ये एक फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले में कर दूं मल्टीप्लाई ऊपर आर से और नीचे भी आर से, तो ये बन जाएगा जी एम बाय आर स्क्वायर, जो कि स्मॉल जी होता है, तो निकल के टू जी आर आता है। तो ये हमारी escape स्पीड है अर्थ के सरफेस से, तो पुट करते हैं तो निकल के आता है लगभग 8.2 किलोमीटर पर सेकेंड। शायद मैं सही लिखा है। 11.2, सॉरी, वही मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा गलत हो गया। लास्ट प्रूफ, इसके बाद हम इसको एंड करेंगे क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इस एक डेढ़ घंटे में। नाउ इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मैं डिफाइन कराता हूँ कि स्पीड गिवन टू अ सैटेलाइट above earth surface so that it start rotating in the same orbit। अर्थ सरफेस ऊपर कितनी स्पीड दे किसी पार्टिकल को, सैटेलाइट को, कि वो नीचे ना गिरे, उसी ऑर्बिट में घूमने लग जाए जहाँ हुआ है। तो ये हाइट कुछ हमारी एच हुई, या इस डिस्टेंस को बोलते हैं, पूरे को बोल देते हैं कि ये पूरा सेंटर से आर है, जैसा कि ये आर है और ये एच है। तो सेंटर से ये आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और हाई सरफेस से एच हाइट पे, तो यहाँ स्पीड दे के घूमने लग जाए। तो अपने आप तो नहीं घूम सकता, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, पहले तो हम डिफाइन कराएंगे तो क्या होता है, तो मैंने करा दिया आपको। नाउ as it is moving in circular motion, it will require centripetal force. It will require centripetal force that is provided by gravity। जो भी अर्थ ग्रेविटी लगा रहा है, वो ग्रेविटी होगी जी एम एम बाय आर स्क्वायर, मस्ट इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अर्थ का मास एम हो गया, उसका मास स्मॉल एम था, और डिस्टेंस ये वाला आर था पूरा सेंटर से, एम से एम कट गया, ये आर स्क्वायर से ये भी कट गया एक, तो ये बचा अंडर रूट जी एम बाय। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो कि जी एम बाय आर होती है। आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, उस सैटेलाइट का, जो अगर नियर अर्थ हो, नियर अर्थ, अर्थ के आसपास हो, तो कि आर ये हो जाता है लगभग आर के बराबर, तो ऑर्बिटल निकल के आता है रूट जी एम बाय आर, मल्टीप्लाई कर दे आर से, डिवाइड कर दे, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा स्मॉल जी आर। तो ये होती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालते हैं, और ये आई थिंक करीब आती है 8 के आसपास अर्थ सरफेस पे, बाकी अलग लगा सकती है। यहाँ पे हम साथ में बात करते हैं एनर्जी की।
तो काइनेटिक कितनी होती है? काइनेटिक होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, वी पुट कर ले, जी एम बाई आर, तो आएगा जी एम बाई टू आर। ये काइनेटिक है। सिमिलरली आप बात कर सकते हो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल की यू की। तो यू होती है माइनस जी एम बाई आर, ये तो सेम ही होती है। तीसरा एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। टोटल होती है हमारे पास के प्लस यू, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऐड कर लेते हैं, तो प्लस जी एम बाई टू आर माइनस जी एम बाई आर। ऐड करेंगे दोनों को, बनेगा माइनस जी एम बाई टू। तो ये टोटल एनर्जी निकल के आती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, दैट मीन्स कि जो सैटेलाइट है वो फ्री नहीं है, अर्थ की ग्रेविटी बंधा हुआ है। तो ये तीनों ड्राइव करने का आ सकता है। और इसका ग्राफ देखेंगे तो सारे आर के इन्वर्सली पोर्शनल है सबके सब, तो आर से इन्वर्सली वेरी करते हैं। मतलब सबका ग्राफ जो है कुछ ऐसा ग्राफ होगा, हाइपरबोला टाइप, बिकॉज सबकी एनर्जी वेरी कर रही है, इन्वर्सली कुछ वेरी कर रही है। बस फर्क है कि जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, टोटल भी नेगेटिव है, और काइनेटिक पॉजिटिव है, खाली बस ये फर्क है। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे एनर्जी का और आर का, तो होगा तो हाइपरबोला ही, काइनेटिक ऊपर होगा बस, और बाकी जो टोटल दिख रहा है आपको और जो पोटेंशियल है वो ऐसे कुछ होगा, टोटल पोटेंशियल। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए आ सकता है। साथ में इसके आप कैपलर्स लॉ को याद कर सकते हैं, वो तीन लॉ उनकी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है आपसे। बाकी इसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूव है फर्स्ट बुक में, जो कि ग्राफ से और करते हैं हम लोग, इंटीग्रल से करते हैं, तो अब उन दोनों को कर लें एक बार। और यही मेजरली प्रूफ है। अगर फिर भी आपको किसी और चीज़ में डाउट है तो आप मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको अलग से सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा किसी और प्रूफ में या किसी और कंसेप्ट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बुक नंबर 2 की डेरिवेशन। तो आप इस पर कमेंट जरूर करें कैसा लगा कंटेंट मेरा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।